नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अक्सर एक लंबी बहस शुरू हो जाती है, मनुस्मृति। लेकिन आज हम न तो इसका विरोध करेंगे और ना ही कोई अंध समर्थन। अक्सर ऐसा होता है कि हम सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या किसी भी ग्रंथ को बिना पढ़े केवल विवादों के आधार पर पूरी तरह गलत ठहरा देना सही है? दूसरा बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या हजारों साल पुराने ज्ञान को, उस समय की सामाजिक व्यवस्था को आज की इस आधुनिक राजनीति के चश्मे से देखना उचित है? और सबसे अहम सवाल, क्या मनुस्मृति सच में उतनी ही गलत है जितना आज उसे बताया जाता है? आइए आज के इस विश्लेषण में तथ्यों को सामने रखकर समझते हैं कि आखिर क्यों कुछ विद्वान आज भी इसे भारतीय सभ्यता का एक बेहद महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि मनुस्मृति आखिर है क्या। फिर हम बात करेंगे इसके अनुशासन और नैतिकता वाले हिस्से की, राजधर्म की, परिवार और समाज को लेकर इसके नजरिए की, और अंत में ये समझेंगे कि समय के साथ इसके साथ इतने विवाद क्यों जुड़ गए। चलिए सबसे पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं। आखिर मनुस्मृति है क्या और आधुनिक कानून के आने से पहले इसकी क्या भूमिका थी? देखिए, मनुस्मृति कोई आम धार्मिक पुस्तक नहीं थी। प्राचीन काल की कल्पना कीजिए, जब आज जैसा कोई संविधान नहीं था, अदालतें नहीं थीं और लिखित कानून भी बहुत ही सीमित थे। तो ऐसे में समाज को व्यवस्थित कैसे रखा जाए, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए। मनुस्मृति असल में उन्हीं नियमों का एक संग्रह थी। इसमें विस्तार से बताया गया कि मनुष्य कैसे जिए, समाज कैसे चले, राजा शासन कैसे करे और न्याय की प्रक्रिया क्या हो। यानी उस समय ये केवल एक किताब नहीं, बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था का एक ठोस आधार थी। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, जो है अनुशासन और नैतिकता। इसे चरित्र निर्माण की पुस्तक क्यों कहा जाता है? आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन मनुस्मृति का सबसे बड़ा उद्देश्य समाज में अनुशासन कायम करना था। इसके उपदेश बहुत ही सीधे और स्पष्ट थे, जैसे हमेशा सत्य बोलो, धैर्य रखो, संयम रखो, बड़ों का सम्मान करो, किसी पर अत्याचार मत करो और हमेशा धर्म यानी सही रास्ते पर चलो। जरा सोचकर देखिए, आज भी अगर कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार ले तो क्या हमारा समाज बेहतर नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। इसीलिए कई विद्वान मानते हैं कि इस ग्रंथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा विशुद्ध नैतिकता पर टिका है। ये सिर्फ कड़े नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक इंसान का चरित्र गढ़ने का ग्रंथ है। चलिए अब बात करते हैं राजधर्म और न्याय की। क्या इसमें सिर्फ आम जनता के लिए नियम थे? जी नहीं, शासकों के लिए भी कड़े नियम थे। मनुस्मृति में राजाओं के लिए भी अत्यंत कठोर नियम तय किए गए थे। ग्रंथ में एकदम साफ लिखा है कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है। राजा से ये अपेक्षा की गई थी कि वो एकदम निष्पक्ष न्याय करे, गरीबों को बचाए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए, अपराधियों को कड़ी सजा दे और सबसे जरूरी बात, राजा खुद भी पूरी तरह संयमित रहे। अब सोचिए, हजारों साल पहले भी अच्छे शासन की बिल्कुल यही परिभाषा थी जो आज के आधुनिक युग में हम मानते हैं। है ना कमाल की बात? यही कारण है कि इसे राजनीतिक दर्शन का भी एक बहुत ही सशक्त ग्रंथ माना जाता है। अब हम पहुंचते हैं इसके चौथे अहम हिस्से पर, परिवार और समाज, जो किसी भी राष्ट्र की असल जड़ें होती हैं। इस ग्रंथ में परिवार को समाज की सबसे मजबूत नींव माना गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां परिवार मजबूत होगा, वहां राष्ट्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। इसमें किन बातों पर जोर दिया गया? माता पिता का गहरा सम्मान, गुरुओं का आदर, पति पत्नी के बीच आपसी मर्यादा और बच्चों में अच्छे नैतिक संस्कार डालना। आज भी प्राचीन भारत की जिस मजबूत और टिकाऊ पारिवारिक व्यवस्था की हम इतनी तारीफ करते हैं ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे ही ग्रंथों का बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप शायद इंतजार कर रहे थे, विवाद और समय का बदलाव। आखिर इन युगों के टकराव की असल वजह क्या है? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर मनुस्मृति इतनी ही महत्वपूर्ण थी तो आज इसे लेकर इतना भारी विवाद क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है समय का बीतना और ग्रंथों की अलग अलग व्याख्या होना। देखिए, जो नियम हजारों साल पहले बने थे वो उस समय के समाज की जरूरतों के हिसाब से थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, सदियां बीती, तो इसके कुछ श्लोकों के अलग अलग अर्थ निकाले जाने लगे। आज का समाज बिल्कुल अलग है, आज के हमारे मूल्य एकदम अलग हैं। हुआ ये कि कुछ लोगों ने आज के आधुनिक मूल्यों के चश्मे से इसके कुछ श्लोकों को देखा और पूरे के पूरे ग्रंथ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया।
लेकिन क्या ये सही है? किसी भी प्राचीन ग्रंथ को आज के समय से तौलकर उसे पूरी तरह से खारिज कर देना तार्किक नहीं लगता। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इतिहास को हमेशा इतिहास की तरह ही पढ़ना चाहिए, आज की राजनीति की तरह बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका समर्थन करने का असल मतलब क्या है? क्या हमें सब कुछ आंख बंद करके मान लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मनुस्मृति या ऐसे किसी भी ग्रंथ का समर्थन करने का मतलब ये कतई नहीं है कि इसके हर एक शब्द को बिना सोचे समझे आज के समय में लागू कर दिया जाए। असली मतलब है अपने इतिहास के संदर्भ को समझना, मूल ग्रंथों को गहराई से जानना और अपने अतीत से सीख लेकर एक बेहतर भविष्य बनाना। सच तो यह है कि कोई भी सभ्यता अपने प्राचीन ज्ञान को पूरी तरह नकार कर कभी मजबूत नहीं बन सकती। जो समाज अपनी जड़ों को ही भूल जाता है, वो धीरे धीरे अपना भविष्य भी खो देता है। यहाँ एक बहुत ही सटीक बात याद आती है। मनुस्मृति को बिना पढ़े नकारना वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को बिना जाने, बिना उससे मिले, उसके बारे में कोई राय बना लेना। हो सकता है कि इसके कुछ विचार या नियम आज के समय में हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य न हो, और ये स्वाभाविक भी है, लेकिन इस सच को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि इस ग्रंथ ने भारतीय समाज को गढ़ने में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इसलिए इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष यही निकलता है कि ज्ञान के इस सफर में हमें न तो अंध विरोध की जरूरत है और न ही अंध समर्थन की। हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है समझ, क्योंकि दोस्तों, बिना पढ़े किया गया विरोध और बिना समझे किया गया समर्थन दोनों ही हमेशा अधूरे होते हैं। जो हमें हमारे आज के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या हम एक समाज के रूप में अपने इतिहास को सच में गहराई से समझने का विकल्प चुनेंगे, या फिर बस सुनी सुनाई बातों पर आंखें बंद करके अपनी प्रतिक्रिया देते रहेंगे? इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाने की क्षमता रखता है, बशर्ते हम उसे निष्पक्ष होकर पढ़ें। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ